हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। इसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे लास्ट लेक्चर में। चलिए, तो जो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभाव क्या क्या होते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं? एक तो जब हम ईंधनों को जलाते हैं तो कई बार ज्यादातर जो हमारे ईंधन है वो क्या होते हैं? कार्बन के ईंधन होते हैं, कार्बन ईंधन होते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन फ्यूज होते हैं। तो जब ये जलते हैं तो ये बिना जले हुए महीन कार्बन के कण हवा में छोड़ते हैं, जिनको एसपीएम यानी कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। और ये जो महीन कार्बन के कण होते हैं, ये हवा में जब होते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर भी जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हम में, ठीक है, ह्यूमंस में अस्थमा जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। इसके अलावा जो हमारे अदर फॉसिल फ्यूल्स हैं, जब उनका अपूर्ण दहन होता है तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन नहीं ले जा पाता, ठीक। और हमें जो है घुटन सी होने लगती है, कई बार मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये है कि ये बिना जले हाइड्रोकार्बन भी छोड़ते हैं, जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो इनसे कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तीसरी चीज, जो हमारे फ्यूल्स हैं जब जलते हैं, ज्यादातर जो फ्यूल्स हैं जब जलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो कि क्या होती है, तो जो कि अगर हम पेड़ों को काटते हैं, ज्यादा पेड़ों को काटा जाता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का, जिससे ग्लेशियर पिघल सकते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी इससे होती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जब भी ये फ्यूल्स जलाए जाते हैं तो ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी छोड़ते हैं। तो ये जो सल्फर के ऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ मिलकर के, स्पेशली रेन वाटर के साथ मिलकर के एसिड बनाते हैं, जो एसिड रेन के रूप में हमारी पृथ्वी पर गिरती है, मिट्टी में गिरती है, रिवर्स में गिरती है, और जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, धरोहर हैं, उनके ऊपर भी गिरती है, जिससे ये उनको डैमेज कर सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये हानिकारक प्रभाव हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो चलिए, अब सल्फर डाइऑक्साइड होती है तो इससे नाक, गले में, वायु मार्ग में जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत घुटन महसूस होती है, छाती के आसपास जकड़न महसूस होती है। तो बच्चों, यहाँ से हमें क्या समझ में आया है कि जो हम फ्यूल्स जला रहे हैं, जो भी हम ईंधन जलाते हैं, उनके कितने सारे हानिकारक प्रभाव हैं हमारे लिए, अभी तो हैं और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बढ़ जाएंगे, ठीक। और दूसरी चीज, ये जो फ्यूल्स हैं, इनमें से कुछ फॉसिल फ्यूल्स भी हैं, यानी कि बनने में लगभग 200-300 मिलियन वर्ष लगते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। जल्दी अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए ये ईंधन नहीं बचेंगे, उनको यहाँ तक कि देखने तक को नहीं मिलेंगे ये। तो हमें क्या करना चाहिए? इन फ्यूल्स का कम से कम उपयोग करना है। इससे हमारे दो फायदे होंगे। एक तो हम इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर पाएंगे, और दूसरा जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी क्लीन रहेगा, ठीक है, उसमें ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर पॉल्यूशन इन फ्यूल्स से ही फैलता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके का ऐसे पैराग्राफ आपने अपनी एनसीईआरटी में देखा होगा। तो ऐसा पैराग्राफ एक एनसीईआरटी में आपका है, वो एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, जो हमने ये अभी हानिकारक प्रभाव पढ़े हैं ना, इससे रिलेटेड ही ये पैराग्राफ है, ठीक है। चलिए, तो इसे हम रीड करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग है क्या? असल में पृथ्वी के वायुमंडल का बढ़ता तापमान है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है,
ठीक है, तो जो हमारे तट वाले जो क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पिघल करके वो जो पानी है वो कहाँ आएगा, समुद्र में जाएगा, ठीक है, प्लेन्स एरिया में जाएगा और वहां पर बाढ़ आने की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगला है, यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर के कारण होता है। क्योंकि अच्छा, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये किसके कारण होता है, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए स्तर के कारण होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ रहा है, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है ना। इसके अलावा जैसे ज्यादा ह्यूमंस हो रहे हैं, ज्यादा जो है संख्या ह्यूमंस की हो रही है, उससे क्या होगा, हम ऑक्सीजन तो इनहेल कर रहे हैं लेकिन बाहर एक्सहेल क्या करते हैं, बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं जहां से ये रिलीज होती है, जिस वजह से इसका स्तर बढ़ रहा है। और पेड़ों को अगर ज्यादा काटा जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर अगर पेड़ों को भी काट देंगे तो ये कैसे आगे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरुक्त विकिरण को अवशोषित करता है और इसे वायुमंडल में वापस भेज देता है और इसका तापमान बढ़ा देता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, कैसे जो है CO2 टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अब एसिड रेन की बात करते हैं। एसिड रेन किस वजह से होता है, हमने जो बात की, जैसे हमारी फैक्ट्रीज हैं, ये जो भी हम ईंधन जलाते हैं उनसे सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो निकलते हैं वो वर्षा के पानी के साथ मिलते हैं और अम्ल वर्षा बनाते हैं। एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा का मतलब है एसिड की बारिश जो फसलों को, मिट्टी को, जानवरों को और इमारतों के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये एसिड तब बनते हैं जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बारिश के पानी में घुल जाते हैं। एसिड रेन उच्च ऊंचाई पर पेड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि लाल स्प्रूस जो समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर उगता है। झील या नदी के पानी को भी ये अम्लीय बना देते हैं और जंगल की मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अपूरणीय इमारतें, मूर्तियां जो किसी देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, एसिड रेन के कारण नष्ट हो रहे हैं। तो इस अम्ल वर्षा के कारण आप देख सकते हो कितने हानिकारक प्रभाव हो रहे हैं। ठीक है, इतना चलिए, तो आप समझ गए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है। ठीक है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ता है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, वैसे ही आपने देखा कि कैसे एसिड रेन के कारण जो हमारी फसलें हैं, समुद्र का पानी है, ठीक है, नदी का पानी है और जो हमारी इमारतें हैं कैसे ये नष्ट हो रही हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इतना समझ में आया तो आपको ये नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लकड़ी क्यों नहीं जलाते इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम लकड़ी क्यों नहीं जलाते, और लकड़ी नहीं जलाते तो क्या जलाते हैं, किस ईंधन का हम उपयोग करते हैं अपने रोजमर्रा के कामों के लिए, ठीक है, अपने होम्स के लिए, अपने इंडस्ट्रीज के लिए। तो अगर हम लकड़ी नहीं जला रहे हैं तो सबसे पहले हम लकड़ी क्यों नहीं जलाते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था, पहले के समय की अगर हम बात करें तो लकड़ी, आमतौर पर लकड़ी का ही उपयोग किया जाता था फ्यूल्स के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। क्यों, देखो, लकड़ी को काटेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो जंगल या पेड़ों को काटना। ठीक है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटते हैं तो पेड़ कटने से क्या होगा, पेड़ कटने से बच्चों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे। ठीक है,
ग्लेशियर मेल्ट होना यानी कि पिघलना। ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो फ्लड यानी कि बाढ़ जैसी समस्याएं आएंगी। दूसरी चीज ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ेगा, है ना। ग्लोबल, अगर हम ज्यादा पेड़ काटेंगे लकड़ी के लिए, पेड़ को काटना ही पड़ेगा और लकड़ी नहीं तो कहाँ से आएगी, ठीक है। पेड़ काटते हैं या जंगलों को काटते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्तर बढ़ेगा, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, जिससे ग्लेशियर मेल्ट होंगे। फ्लड यानी कि बाढ़ जैसी समस्याएं आएंगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इससे होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी चीज, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो ऑक्सीजन है वो जंगलों से पेड़ों से ही आता है ना, जंगल से पेड़ों से आता है। तो ऑक्सीजन में भी क्या होने लगेगी, ऑक्सीजन का लेवल भी कम होने लगेगा। अब ज्यादातर प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, ज्यादातर जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके लिए या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। तो इस वजह से ऑक्सीजन का स्तर भी घटेगा अगर हम ज्यादा प्लांट्स को काटते हैं। तीसरी चीज, जंगलों को काटने से क्या होगा कि जो हमें जंगल से मिलने वाले जो एसेंशियल्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं जिनके लिए हम जो है अपने फॉरेस्ट पर यानी कि अपने वनों जंगलों पर निर्भर हैं, तो वो चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। ये एक और ड्रॉबैक, एक और डिसएडवांटेज है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो हमें जंगलों से मिलती है। अब जंगल जो है वो एनिमल्स के लिए भी शेल्टर प्रोवाइड करता है ना। एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जंगल में ही तो रहते हैं, ठीक है। जंगल में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। तो अगर हम पेड़ों को ज्यादा काटते हैं या जंगलों को काटते हैं लकड़ी के लिए, तो उससे एनिमल्स भी क्या होगा, एनिमल्स पर भी बुरा एक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ ह्यूमंस रह रहे हैं उस जगह पर वो आ जाएंगे, जिससे उनके लिए और ह्यूमंस के लिए, दोनों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पहला रीजन तो ये है कि हमने लकड़ी का उपयोग करना इसीलिए भी बंद कर दिया है। दूसरा क्या है, पॉल्यूशन। अब जब हम लकड़ी जलाते हैं तो हम जानते हैं यहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर सेम बात हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगी, ग्लोबल वार्मिंग करेगी, ठीक है। फ्लड जैसी समस्याएं आएंगी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, ये पूरी तरीके से नहीं जलते, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को भी क्या करते हैं, हवा में छोड़ते हैं, जिससे कि बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी हमें होने लगते हैं, यानी कि सांस संबंधी बहुत सारी या हमारे शरीर से संबंधी कई सारी समस्याएं हमें होने लगती है इस पॉल्यूशन के कारण। हमारा एनवायरमेंट भी, जो हमारा एनवायरमेंट है वो भी पॉल्यूट हो रहा है, वो भी खराब हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लकड़ी जलाने के इतने सारे हानिकारक प्रभाव है, तो क्यों हम लकड़ी जलाएं, ठीक है। तो लकड़ी की जगह अब हम क्या यूज करते हैं, अगर घरों की बात की जाए तो घरों में एलपीजी का उपयोग किया जाता है। और एक और पॉइंट है कि लकड़ी जलने के बाद ये रेजिड्यू भी छोड़ती है ना, अपने पीछे राख, कोयला, ये सारी चीजें भी ये छोड़ती है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है। अब यूज क्या करते हैं हम, एलपीजी का यूज करते हैं, सीएनजी का यूज करते हैं, ठीक है। घरों में एलपीजी का यूज करते हैं। इसके अलावा कैरोसिन का यूज करते हैं, कैरोसिन ऑयल, ठीक है। और भी जो हमारे अदर फ्यूल्स हैं उनका उपयोग हम ज्यादा करते हैं लकड़ी के बजाय, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूल्स क्या है, देखो इनकी जो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, वो भी ज्यादा है। और एक और चीज जो हमने मिक्स कर दी वो है कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि कैलोरी मान। जो लकड़ी जलती है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी कि लकड़ी जो है ज्यादा अमाउंट में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान नहीं करती। तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है तो क्यों हम लकड़ी का उपयोग करें। हालांकि कुछ जगहें ऐसी है जहां पर अभी भी लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। एलपीजी क्यों, क्योंकि देखो बच्चों, इनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा है ना। यानी कि 1 kg जब हम इन फ्यूल्स को जलाते तो काफी सारा ऊष्मा ऊर्जा ये प्रदान करती हैं,
ठीक। दूसरी चीज, इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा। सीएनजी से, एलपीजी, केरोसिन ऑयल, ये लकड़ी के मुकाबले तो बहुत कम पॉल्यूशनकारी है। ठीक है, इनसे पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा। तीसरी चीज, ये अपने पीछे कोई रेजिड्यू भी नहीं छोड़ रही या कोई हार्मफुल गैस भी ये नहीं छोड़ती। ठीक है, जिससे क्या हो, जिससे जो है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, ऐसी कोई गैस भी रिलीज नहीं कर रही। तो इनसे हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रह रहा है और हम भी सेफ रह रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना? तो अब इसे यहाँ से रीड हम करेंगे। लकड़ी एक सस्ता ईंधन है, बिल्कुल सस्ता है और आसानी से उपलब्ध है ना। हमारे आसपास पेड़ हैं, काट देते हैं उनको तो लकड़ी हमें मिल जाएगी। लेकिन इसे जलाने से बहुत अधिक धुआं निकलता है। पहली चीज देखो, बहुत अधिक धुआं निकलता है। दूसरा, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। दूसरा कारण है, इससे धुएं से ही श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके अलावा लकड़ी ईंधन के रूप में पेड़ों को काटने के लिए भी वनों की कटाई होती है। डिफॉरेस्टेशन भी देखो इससे हो रहा है। इसीलिए लोग अब ईंधन के रूप में कोयले या एलपीजी का उपयोग करना पसंद करते हैं। इसीलिए अब लकड़ी की जगह एलपीजी या कोयले का उपयोग किया जाता है। क्लियर है इतना? हम ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में, अगला क्वेश्चन है, हम ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए? सीएनजी जो कि हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल यानी कि जो हमारे क्या है, व्हीकल्स वगैरह है सारे, वहां पर हमें सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए? देखो, वैसे तो हम पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, लेकिन बच्चों पेट्रोल और डीजल बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये क्या छोड़ते हैं? देखो, अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें, अब पहली चीज, इनसे होता है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है, एटमॉस्फेयर खराब होता है, सराउंडिंग खराब होती है। दूसरी चीज, ये जो पेट्रोल और डीजल है, ये सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स छोड़ते हैं। ठीक है, हवा में। तो जो ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये वर्षा के पानी के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? एसिड रेन बनाते हैं। अब ये एसिड रेन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। ये एसिड रेन जब हमारे प्लांट्स पर गिरती है, मिट्टी में गिरती है, फसलों में गिरती है, नदियों में गिरती है, इमारतों पर गिरती है, तो सभी को नष्ट करती है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा ये एक प्रकार के क्या है, फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म ईंधन, ये एक प्रकार के हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होते हैं और इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, लाखों वर्ष इन्हें बनने में लगते हैं। अब जब लाखों वर्ष इन्हें बनने में लगते हैं, तो अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करते हैं तो एक समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों, ये जो पेट्रोल और डीजल है, ये फॉसिल फ्यूल तो हैं, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन ये नहीं है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, जिससे कि हमें पता चलता है ये हमें सीमित मात्रा में मिल रहे हैं। ये क्या है, इनकी मात्रा क्या है, सीमित है, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी है। लिमिटेड क्वांटिटी होने की वजह से अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो एक समय के बाद तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए हमें इसे क्या करना है, बचा करके रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसका उपयोग अब हमें कम करना चाहिए। इससे हमारे कई फायदे हैं। देखो, एक तो ये महंगा भी बहुत है, ठीक है, कॉस्टली है। ठीक है, एक क्या है, कॉस्टली भी ये बहुत है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक जीवाश्म ईंधन है, सीमित मात्रा में है और कॉस्टली भी है, तो हमें इसका कम उपयोग करना चाहिए, ताकि देखो हम इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकें, क्योंकि मात्रा सीमित है इसकी। दूसरी चीज, पॉल्यूशन भी रुक जाएगा, पॉल्यूशन भी क्या होगा, रुक जाएगा अगर हम इसका कम उपयोग करते हैं।
और जो सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड या हवा में छोड़ता है, जो पानी के साथ मिलकर के एसिड रेन बनाता है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिड रेन होना भी कम हो जाएगा सिर्फ इनके उपयोग कम करने की वजह से। ठीक है, इनकी जगह हम यूज कर सकते हैं सीएनजी, जो कि एक स्वच्छ ईंधन है। इससे किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता और पेट्रोल डीजल की तुलना में तो बहुत बहुत ज्यादा कम पॉल्यूशन इससे होता है। तीसरी चीज, ये आसानी से अवेलेबल भी है। ठीक, आसानी से अवेलेबल भी है। ठीक, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया है कि क्यों सीएनजी का उपयोग हम करते हैं, क्यों हमें करना चाहिए, सॉरी, क्यों हमें सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, यानी कि एक क्लीन फ्यूल है। एक क्लीन फ्यूल है और पेट्रोल डीजल की तुलना में बहुत ही कम प्रदूषणकारी है। बहुत ही कम प्रदूषण ये करता है। इसीलिए हमें अब सीएनजी से चलने वाले वाहनों का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हमें ऐसे वाहनों का उपयोग करना चाहिए जो सीएनजी से चलते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कितने सारे वाहन चल रहे हैं, एक दिन में कितने वाहन जो है चलते हैं, तो कितना पेट्रोल और डीजल वो यूज करते हैं। फिर ये जो पेट्रोल डीजल है, इससे पॉल्यूशन भी हो रही है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी ये छोड़ते हैं, जिससे एसिड रेन भी हो सकती है। ठीक है, तो कितना सारा ये पॉल्यूशन कर रहे हैं, कितना ज्यादा नुकसान है इनको यूज करने का। ठीक, इसीलिए हमें सीएनजी से चलने वाले वाहनों के बारे में सोचना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए। क्लियर, ये दोनों क्वेश्चन, की लकड़ी क्यों नहीं जलाते और सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए। ठीक है, साथ में हमने ये भी पढ़ लिया कि लकड़ी क्यों नहीं जलाते, ये भी समझ लिया, और एलपीजी क्यों जलाते हैं, ये एलपीजी का उपयोग क्यों करना चाहिए, ये भी समझ लिया। यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि सीएनजी का उपयोग क्यों करना चाहिए और डीजल और पेट्रोल का उपयोग क्यों हमें अब कम करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीजें हमने समझ ली है। नोट कर लीजिए इतना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ईंधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो कैसे हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो पहला, गैस चालू करने से पहले खाने बनाने का आवश्यक सभी सामग्री हमें स्थान पर एकत्र करना चाहिए, जिससे गैस जो है वो कम खर्च होगी। ठीक है, दो चीजें होंगी, इससे पैसे भी बचेंगे और गैस ज्यादा समय तक भी चलेगी, है ना, और गैस को हम सेव भी कर पाएंगे। टायरों के दबाव का नियमित जांच करें। ठीक है, तो टायर के जो दबाव है, प्रेशर है, उसका हमें नियमित जांच कराना है। अगला, छोटी दूरी के लिए अगर आसपास के लिए जाना है तो कार या मोटर बाइक का उपयोग करने के बजाय पैदल चलना चुनें। आसपास अगर हमें जाना है तो पैदल चलना चाहिए। इससे देखो डीजल पेट्रोल तो बचेगा और जो हमारी हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। अगला है, यात्रा के लिए जब हमें यात्रा पर कहीं जाना हो, दूर जाना हो, तो निजी वाहन के बजाय हमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। क्लियर। अच्छा, और भी कई सारे मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम ईंधन को बचा सकते हैं। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए कि कम उपयोग करें। फिर साथ ही हमें प्लांटेशन ज्यादा करना है, प्लांट्स को ज्यादा लगाना है। ठीक है, और भी कई सारे मेथड्स हो सकते हैं कि ईंधन को कैसे बचाया जाए। तो आपके लिए होमवर्क भी है बच्चों, आपको 5 मेथड्स लिख के आने हैं या 5 पॉइंट्स लिख के आने हैं जिनसे हम ईंधन को बचा सकते हैं, जिनको यूज करके। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए, तो क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं बच्चों। तो इसके अलावा कुछ और मेथड ऐसे हो सकते हैं कि टर्न ऑफ द लाइट।
यानी कि घरों में जो लाइट है या जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, एसी है या जो भी है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, जब ये यूज में ना हो तब हमें इन्हें ऑफ करना है, जिससे एनर्जी भी सेव होगी। दूसरी चीज एलईडी, इनका यूज हमें करना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी कि जिनको बार बार रिन्यू किया जा सकता है, उनका हमें यूज करना चाहिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जैसे सोलार एनर्जी है, ठीक है, सन से जो एनर्जी आ रही है, तो सोलार एनर्जी, हीटर्स होते हैं, गीजर्स होते हैं, ठीक है, लाइट्स होती हैं, तो इसका हमें यूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई फ्यूल खर्च नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि सन से हमें एनर्जी मिल रही है, सन से मिल रही है एनर्जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? देखो, ट्रैफिक के तो हम समझ गए हैं कि अगर कहीं पर हम जो है जा रहे हैं तो हमें पैदल जाना चाहिए अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस पर जा रहे हैं, और अगर हम कहीं दूर जा रहे हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए, ना कि जो हमें अपना पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करना चाहिए जहां पर फ्यूल्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, तो इनको एनकरेज करना चाहिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का हम यूज करें। इसके अलावा अगर हम कहीं पर ट्रैफिक में है तो हमें अपने इंजन को ऑफ कर लेना चाहिए ताकि फ्यूल सेव हो सके। इसके अलावा जो भी हमारा व्हीकल है उस पर ज्यादा ओवरवेट हमें नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करता है, फ्यूल के कंजप्शन को बढ़ा देता है, यानी कि ज्यादा फ्यूल क्या होता है, कंज्यूम होने लगता है जैसे जैसे व्हीकल पर वेट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इन सभी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम हमारे फ्यूल्स को बचा सकते हैं, हमारे लिए भी और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। तो ये अप्रोच हमें हमेशा रखनी है कि फ्यूल्स हमें तो यूज करना ही है, लेकिन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हमें इसे बचाना है। बाकी कुछ आपका होमवर्क है, कुछ पॉइंट्स आपको घर से कर करके आने हैं, सोच करके आने हैं और लिख करके आने हैं। नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।